हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है। किसी भी वकील के लिए आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है। यानी कि आरटीआई किसी भी वकील के लिए हो या किसी भी जनता के लिए है, आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरटीआई, उसके ओरिजिन और जो है उसकी महत्ता के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आरटीआई हमारे देश में लेकर क्यों आया गया, आरटीआई की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आया, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आप लोगों को लॉ से रिलेटेड लीगल अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, वो आपको आसान भाषा में इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। और आगे शेयर करिएगा, जिससे जिन लोगों को वाकई में लॉ से रिलेटेड डिटेल्स की जरूरत है, उन लोगों तक ये चीजें पहुंच सकें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आरटीआई के बारे में। आरटीआई सन 2005 में आता है। अब इसके आने का बैकग्राउंड क्या है, मैं आप लोगों से वो डिस्कशन करूंगा। लेकिन पहले आरटीआई आखिरकार हमारे दिमाग में क्यों आएगा। आरटीआई देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे पब्लिक के पैसे से चलती है। जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से टैक्स सैलरी पाती है। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी जो होती है, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या पार्लियामेंट बनी हुई, वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से बनी हुई, यानी कि हमारे आपके अपने पैसे से बनी हुई है। जो हमारी डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, इसको जो कोट किया था श्री अब्राहम लिंकन ने कोट करा हुआ था। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का मतलब सब कुछ जनता के लिए है। लेकिन आरटीआई आने के पहले क्या होता था, जनता के लिए जो पदाधिकारी, जो पब्लिक ऑफिसर्स में बैठ के पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उनके वेलफेयर की काम करते हैं, और उसके बारे में वो आरटीआई आने से पहले पब्लिक को डिटेल नहीं देते थे। यानी कि पब्लिक के पास कोई ऐसा राइट नहीं था, कोई ऐसा हथियार नहीं था, कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिससे वो अपने जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक के लिए बने हुए हैं, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक के लिए बने हुए हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनका पब्लिक के वेलफेयर के लिए निर्माण हुआ है, वो क्या काम पब्लिक के लिए कर रही हैं, किन रिसोर्सेज का यूज करके पब्लिक के लिए वो सपोर्टिव बनने की कोशिश कर रही हैं, क्या स्टेप अवेल कर रही हैं, क्या कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर आ रहा है उनके काम को करने के लिए। पब्लिक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था पब्लिक के पास जिससे वो इन सारी चीजों को जान सकें। अब आरटीआई की महत्ता इसी से पता लगाई जा सकती है कि आरटीआई आ जाने के बाद क्या हुआ कि पब्लिक अथॉरिटीज जो हो गई अकाउंटेबल हो गई, पब्लिक ऑफिसर्स जो है पब्लिक के प्रति उत्तरदायी हो गए, उनको जो है पब्लिक के क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन अब आरटीआई के बैकग्राउंड पे हम लोग आते हैं। देखिए, आरटीआई जो सबसे पहले आरटीआई का जो हमारे सोसाइटी में जो एग्जिस्टेंस होने की बात करी जाती है, वो ह्यूमन राइट की जो कन्वेंशंस होते हैं, ह्यूमन राइट, जैसे 1948 में ह्यूमन राइट का कन्वेंशन होता है, उसमें आरटीआई पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात करी जाती है। उसी तरीके से जो होता है 1966 का जो है, जैसे कि मेरी किताब में लिखा हुआ है, 1966 में जो होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पे, जिसमें कहा जाता है कि एवरीवन शुड हैव राइट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात करती है। तो हमारे आर्टिकल जो है 19(1) और आर्टिकल 21 में भी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, और आर्टिकल 21 में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड बात करी गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आरटीआई जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का बेसिस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है, हमारे फंडामेंटल राइट का बेसिस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में जो है वर्डिक्ट भी दिया। जैसे राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आरटीआई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन खैर हम लोग चलिए इसके बैकग्राउंड पे आते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने बताया कि 1948 में जो है हिस्टोरिकल कन्वेंशन होता है फंडामेंटल राइट को लेके, उसके बाद 1966 में होता है सिविल पॉलिटिकल राइट को लेके। उसके बाद क्या होती है कि जो हमारे सोसाइटी के सोशल वर्कर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से कैंपेन कर रहे होते हैं। उसी तरीके से जब इमरजेंसी आई हुई होती है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हुई, तो जनता पार्टी के जो नेता होते हैं मोरारजी देसाई, वो एक वादा करते हैं कि वो एक ऐसा कानून लेके आएंगे जिससे पब्लिक का वेलफेयर होगा, पब्लिक गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या लेके आ रही है उसके बारे में जान सकेगी। लेकिन वो भी खैर फेल हो जाते हैं। फिर 1990 में जो है मास लेवल पे मूवमेंट चलते हैं, बहुत व्यापक स्तर पे मूवमेंट चलते हैं, उन मूवमेंट्स को जो है बल मिलता है। और उसके बाद फाइनली क्या होता है, सन 2000 में जो है 2002 में एनडीए की गवर्नमेंट आती है, वो एक एक्ट लेके आती है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आती है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास तो हो जाता है लेकिन कभी भी वो इन्फोर्स नहीं हो पाता। अब इन्फोर्स नहीं हो पाता, इससे गवर्नमेंट
जो है लागू नहीं करा पाती है। ये एक तरीके का अनफॉर्चुनेट स्टेप था, जिससे जो पब्लिक थी अपने राइट को वो एक्सरसाइज नहीं कर पाई, इस राइट के माध्यम से कभी भी इसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ा जो है इसका डिमेरिट था। हालांकि एनडीए गवर्नमेंट ने कोशिश तो जरूर करी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट क्या होता है, 2004 में चेंज होती, यूपीए गवर्नमेंट आती है, यानी कि जो कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन की जो है गवर्नमेंट आती है। वो उनका एक जो है मैनिफेस्टो का समझ लीजिए सबसे बड़ा वादा हुआ करता था कि वो पब्लिक को एक ऐसा हथियार देंगे जो उनको उनके राइट्स, उनके पब्लिक अथॉरिटीज की डिटेल देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यूपीए गवर्नमेंट आती है, वो फिर जो है इसको प्रोग्रेसिव जो इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको प्रोग्रेसिव करने की कोशिश करती है और इसमें अमेंडमेंट करती है। और उसके बाद एक जो है एडवाइजरी कमेटी बनाती है, एडवाइजरी काउंसिल बनाती है। एडवाइजरी काउंसिल और जो है सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो लोग अपनी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है, गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट करती है और उसके बाद एक नया कानून बनाती है जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब ये क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 11 मई को 2005 को जो होता है लोकसभा में पास हो जाता है, और 12 मई 2005 को ये क्या होता है, राज्यसभा में पास होता है। उसके बाद लेकिन इसकी जो इन्फोर्सबिलिटी होती है वो 12 अक्टूबर 2005 से मानी जाती है। तो आरटीआई का इस तरीके से हिस्ट्री है, और आरटीआई आने का कारण यही है क्योंकि पब्लिक के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि वो अपने सिविल वर्कर से, अपने नेताओं से क्वेश्चन कर सके कि भैया तुम हमारे लिए नियम तो बना रहे हो, लेकिन क्या नियम बना रहे हो, क्या स्टेप ले रहे हो, हमें वो पता चल सके। लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता। फाइनली इस एक्ट के आ जाने के बाद जो है लोगों को पता चल गया। मैं इस एक्ट को अब तक का सबसे सफल एक्ट इसलिए कहूंगा क्योंकि ये समझ लीजिए स्वराज की स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम लोग अपने अधिकारियों से क्वेश्चन कर पा रहे हैं और अधिकारियों को उनका जवाब देना पड़ रहा है, और इसी भय में शायद करप्शन कम होने के चांसेस। जैसे आप अगर देखो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था वो आरटीआई के माध्यम से ही खुला, और अगर आप देख लो कि जो है कॉमनवेल्थ घोटाला था वो भी आरटीआई के माध्यम से ही खुला। यहाँ पता चल गया इतना बड़ा घोटाला है। लेकिन अब आरटीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं। क्या होता है कि जिस आप पब्लिक अथॉरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उसको एक आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी, 10 रुपए की नॉमिनल फीस होती है। उस नॉमिनल फीस देने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज प्रोवाइड कराएगा। आप ईमेल के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ईमेल नंबर्स अवेलेबल होते हैं, उनके ईमेल आईडीज अवेलेबल होती हैं। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पब्लिक अथॉरिटीज को जो होती है इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर देनी होती है। यानी कि जहां पर मामला आर्टिकल 21 पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ होता है, वहां पर क्या हो जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर देनी होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे किसी आदमी को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराना हो, तबीयत खराब है, तो अगर उसमें 30 दिन पब्लिक अथॉरिटी लगा देगी तो वो आदमी मर नहीं जाएगा, वो शमशान में मिलेगा। लेकिन अगर 48 आवर्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो वो आदमी अपनी लाइफ को बचा सकेगा, यानी कि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी उसकी बच सकेगी। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए जो आरटीआई आया, आरटीआई आने के कारण क्या हो गया, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होने लगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होने लगी। अब आरटीआई जो होती है वो सारी पब्लिक अथॉरिटीज पे एप्लीकेबल होती है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी जो भी होगी, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी पब्लिक अथॉरिटीज क्या हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए खैर, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप आरटीआई। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो करिए। और अगर आप लोगों को कोई लॉ से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो मैं पेशे से वकील हूँ, आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं मेरे दिए गए नंबर्स पे, और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।